जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि सर इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, कैसे उनको मेमोराइज़ किया जाए। हाउ टू मेमोराइज़ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस। इतनी सारी बुक्स, इतने मैटर्स, और उनको हम कैसे याद करें, उसका क्या समाधान है। ठीक है, तो हाउ टू मेमोराइज़ द इन्फॉर्मेशंस, ये भी एक सवाल है। कैसे इन्फॉर्मेशंस को, फैक्ट्स को याद किया जाए, कैसे उसको मग्ड अप यानी कि घोल के पिया जाए, रट्टा जाए। ठीक है, देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं इन्फॉर्मेशंस को याद करने के। फैक्ट्स को रटने के बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और डिफरेंट मेथड्स को टाइम टू टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। हम सारे मेथड्स को सिस्टमेटिक में डिस्कस करते हैं। देखिए, हाउ टू मेमोराइज द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस या फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए। पहली टेक्निक है कि आप जब भी कोई भी बुक्स या कोई नोट्स पढ़ें, पढ़ते समय ही एक रफ पेज लीजिए और उस रफ पेज पे जो भी फैक्ट्स, डेटा आए उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, टू राइट रफ पेज। रफ पेज का मतलब कि जो रद्दी वाली पेज होती है, कॉपी, उसी पे ही आपको डेटा और फैक्ट्स को लिखना है। हर लाइन में एक डेटा और फैक्ट्स लिखिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके पेजेस को फोल्ड कर लें। जैसे मान के चलिए ये A4 साइज शीट है। इस शीट को आप चाहें कि इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं 2 या 3 बार। कोई भी रफ पेज लीजिए उसको आप फोल्ड कर लीजिए, डेटा को लिखिए और नीचे ऊपर लिखते चले जाइए। पहले कुछ लिखिए, उसके नीचे फिर लिखिए, उसको नीचे लिखिए, और बुक्स को पढ़ते जाइए। पेन रखिए, नॉर्मल पेन, और एक पेज, और लिखते चले जाइए। लिखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए फैक्ट्स को लिखिए, कोई कॉन्टेक्स्ट है उसको लिखिए, और उस पेज को दिन में जब आप चाय के लिए या खाने के लिए अपने पार्टनर से इंटरेक्ट हों तो इन इन्फॉर्मेशंस को बोलें उसके सामने, और उसको रिपीट करें, उससे पूछिए वो बातें। हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट करे या ना करे। अगर नहीं भी करे तो अकेले में उसको देख करके रिवाइज़ करिए, बट उसको नॉर्मल स्टडी में नहीं रिवाइज़ करना है। उसको चाय पे, खाने पे, ऐसे टाइम पे जब आपका खाली टाइम होता है, लेज़र टाइम मतलब आराम तलबी वाला जब टाइम आए, तो उस टाइम पे आप उसको ऐसे देखिए, उन फैक्ट्स को, डेटास को। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा मेथड्स क्या है? डिस्कशन जो है बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। सिमिलर नोट्स, सिमिलर मैटर, सिमिलर बुक्स, उसको आप पढ़िए। नॉर्मल टाइम पे जब आपका स्टडी का टाइम है उसको रिवाइज़ करिए, और एक डिस्कशन का टाइम फिक्स करिए, मिनिमम 1 आवर टू 2 आवर्स। 1 घंटे से 2 घंटे के लिए जो डिस्कशन होगा, मान लीजिए कि आपकी पॉलिटी है, सामने वाला जो आपका स्टडी पार्टनर है उसकी भी पॉलिटी होनी चाहिए। दोनों नॉर्मल टाइम पे पॉलिटी के वो पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट पढ़ लिया आपने, उसने भी पढ़ लिया। फिर टाइम फिक्स करिए, जो चाय का टाइम है उसी टाइम पे 1 घंटे डेली रूटीन में रेगुलर चैप्टर वाइज ऐसे डिस्कशन करते चले जाइए। दिन में पहले पढ़ लीजिए और शाम के टाइम, चाय के टाइम, वही पार्टिकुलर चैप्टर जो पहले से निर्धारित हो, दोनों पार्टनर डिस्कस करते चले जाएं। डिस्कशन का 2 मेथड हो सकता है। एक मेथड ये है कि आप इन्फॉर्मेशंस को ऐसे पढ़िए और एक्सप्रेस करिए, उसके बोलिए और सामने वाला सुने। 20 मिनट के बाद जहाँ से आपने एंड किया, वो आपका, जब आप थक जाएं तो आपका पार्टनर बोलना शुरू करे और आप सुनिए। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर को अपने पार्टनर से कहिए कि पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन बना करके,
और उसी को आप भी नॉर्मल क्वेश्चन बना करके उससे पूछिए। दूसरा डिस्कशन का तरीका ये है। दोनों मेथड्स अप्लाइड हैं, ठीक है, और आप दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप उन चैप्टर या उन बुक्स या मैटर्स को उनकी क्लास वीडियोस देखिए, लेक्चर सुनिए। तो यानी जैसे हम पढ़ते हैं तो ओनली आइज़ को यूज़ करते हैं, सुनते हैं, किसी को देखते हैं, तो एक एक्शन, एक मूवमेंट बॉडी का, तो इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में जो आप क्लास अटेंड करेंगे उसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको मेमोराइज़ होंगे, ऑनलाइन के इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मेमोराइज़ नहीं होंगे। ऑनलाइन में आपको दो तरह के इन्फॉर्मेशन टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे सारी कोचिंगों में। एक तो आपको पीडीएफ का मतलब क्या है कि ऐसे काले अक्षरों में सब कुछ लिखा रहेगा और टीचर उसमें ऐसे गोला बना करके उसको एक्सप्लेन करता चला जाता है। और एक तरीका क्या है कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को टीचर ला करके सीक्वेंस वाइज लिखता है, एक्सप्लेन करता है। वो चीज़ें पहले से लिखी नहीं रहती पीडीएफ में। जो पीडीएफ में चीज़ें पहले से लिखी रहती हैं वो मेमोराइज नहीं होती हैं, पहले आप जान लीजिए, उनका स्कोर कम आएगा। बेस्ट तो आपके लिए है कि आप ऑफलाइन आएँ, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज की तंगी है, आपके पास उसमें संसाधन नहीं है, संसाधनहीन है, तो आपको ऑनलाइन आना होगा। और ऑनलाइन में बेस्ट यही है कि टीचर बोले, एक्सप्लेन करे। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई चीज़ पीडीएफ नहीं है, नॉन पीडीएफ इन्फॉर्मेशन से वाली क्लास करिए, ठीक है। उससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा मेमोराइज होती हैं, ठीक। तो ये डिस्कशन हो गया और आपकी क्लास हो गई, यानी विजुअल इन्फॉर्मेशंस। विजुअल का मतलब कि उसको ऐसे सुनिए, कान भी यूज़ होगा, लिसनिंग, विजुअल मतलब आँख, बोलना, ये तीनों जब आपका यूज़ होगा तब फैक्ट्स और डेटास को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, सारी याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। डेटास फैक्ट्स इतने आसानी से याद नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनका आप रिपीटेशंस ना करें, ठीक है। रिपीट करिए उसको बार बार, रिवीजन जो है बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, रिवाइज करिए, रिपीट करिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए। कोई भी टॉपर्स हैं उनके बारे में आप देखेंगे कि वो मोर देन 7 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स सिमिलर नोट्स को पढ़ते हैं। नॉर्मल बुक्स को मत पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स को, अच्छे बुक्स को, अच्छे राइटर्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को ही कंसल्ट करिए। एनसीईआरटी के सेलेक्टेड बुक्स को ही पढ़ना है। कुछ बुक्स को एक रीडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, बाद में रेगुलर उन बुक्स को नहीं पढ़ना है। कुछ एनसीईआरटीज़ की बुक को रेगुलर पढ़ना है और उनको रिवीजन में डालिए, रिवाइज करिए, रिपीटेड स्टडी करिए, ठीक। ये फेनोमेनाज हैं आपको याद करने के। एक तो आप ब्लैंक पेज रफ लीजिए, जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो उसके डेटा फैक्ट्स को पेज पे रखिए और उसको दोबारा आप देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जो आप डिस्कशन का एक टाइमिंग फिक्स होगा, स्पेशली जो चाय का टाइम होता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर डिस्कशन होगा जो आपका लेज़र वर्क होता है, यानी आपके आराम करने का टाइम होता है। उस टाइम आप डिस्कशन का 1 घंटा फिक्स करिए। सिमिलर बुक्स, सिमिलर टॉपिक, सिमिलर चैप्टर दोनों पार्टनर डिस्कस करते रहिए, बोल करके, सुन करके। कुछ दिन आप बोलिए, कुछ देर वो बोले, और दोनों बोल करके, सुन करके, या क्वेश्चन एक दूसरे से पूछिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, ठीक है। यह डिस्कशन का मेथड है। विजुअल का मतलब कि आप कोई वीडियोस देखिए, कोई लेक्चर सुनिए, क्लास करिए, जितना ज़्यादा देखेंगे और उसको बार बार देखिए, सुनिए, इस तरह से चीज़ें आपको याद होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिपीटेड स्टडीज़ करके याद होगी। जब भी आप स्टडी करिए, स्टडी करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशंस जो डेटा फैक्ट्स आधारित हों उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी 4 सेकंड, 5 सेकंड आप रुक जाइए, आंख बंद करिए, माइंड पे प्रेशर डालिए और उसके बारे में सोचिए। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ते ऐसे हैं जो कि डेटा आधारित है, फैक्ट्स आधारित है, उसको आपको मेमोराइज़ करना है, कुछ समझना होता है, मान ली कुछ मेमोराइज़ करना होता है, फैक्ट्स वगैरह। जो मेमोराइज़ करने वाले इन्फॉर्मेशंस हैं उसको ऐसे आप आँख क्लोज कर लीजिए और उसके बारे में 4 सेकंड, 10 सेकंड सोचिए और रिपीट करिए दिमाग में ही। ज़रूरी नहीं कि मुँह से बोलिए, ठीक है, बट रिपीट करिए दिमाग में, अपने सोचिए कि हाँ ये है, अच्छा ये है, उसको ऐसे दिमाग में रिवाइज़ करिए। 5 सेकंड,
3 सेकंड 4 सेकंड, जितना जी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हो वहाँ पे या फैक्ट्स हों, ठीक है। तो पढ़ते वक्त उसको सोचिए, रिवाइज़ करिए, माइंड में प्रेशर डालिए दिमाग पे, ठीक है, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बेसिक मेथड्स हैं मेमोराइज़ करने के और कोई चीज़ याद करने के। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। जो भी क्वेश्चंस इस तरह के आपके सामने आया करें, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको मैं सारा सॉल्यूशन एग्जैक्टली एक एक पॉइंट कर करके बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमने कंप्लीट किए लास्ट क्लासेस में। उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है 4 नंबर का पॉइंट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज़ इन इंडिया। क्या है 4 नंबर का जो टॉपिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज़ इन इंडिया। कुछ मेन से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं। हमने जैसे लास्ट की क्लासेस में ग्रोथ से रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट में मोस्टली जो डिस्कस किया वो आपके कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशंस थे, ठीक है, फैक्ट्स थे। कुछ टॉपिक्स मेंस से रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चंस हैं या PYQs हैं यूपीएससी के, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है? करंट स्टेट या स्टेटस, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेट क्या है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इन इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट जगह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आधार पे इसी को मैनिपुलेट करके या इसी का थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके आपको प्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, या इन फैक्ट्स या डेटास को आपको टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वही मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। उन डेटास को भी आपको याद करना है और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग आंसर में आपको उसको इनबिल्ड करते रहना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में स्पेशली या कहीं पे कोई एस्से वगैरह में भी वो डेटास फैक्ट्स आएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो है करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो है आपका रोबस्ट ग्रोथ। क्या है? रोबस्ट ग्रोथ। ग्रोथ अगर कभी भी वर्ड आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ तो उससे तात्पर्य क्या हो जाएगा? GDP ग्रोथ, ठीक है। कभी भी हम ग्रोथ में ओनली और ओनली GDP ग्रोथ कांस्टेंट प्राइस पे ही समझते हैं मोस्टली। कहीं कहीं पे हम उसको नॉमिनल यानी मार्केट रेट पे भी कंसीडर करते हैं, बट मोस्टली अगर नॉर्मल ग्रोथ बोला जाए या इकोनॉमिक ग्रोथ तो उससे क्या समझा जाता है? GDP एट कांस्टेंट प्राइस। देखिए रोबस्ट ग्रोथ में पहला पॉइंट ये जानने की, जो इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे, जो इकोनॉमिक रैंकिंग है इंडिया की वो कौन सी है? तो इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड या ग्लोब, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। पहला पॉइंट रोबस्ट ग्रोथ में। वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स की अगर बात करें लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फर्स्ट नंबर में आपका कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में USA है। USA का लगभग 30 ट्रिलियन GDP है। कितना? 30 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, ये USD यानी US डॉलर में। सेकंड नंबर में आपका चाइना है जो कि आपका 20 ट्रिलियन GDP है US डॉलर में। थर्ड नंबर में आपका जापान या जर्मनी, पहले जापान हुआ करता था, थर्ड नंबर पे इस टाइम जर्मन है, ठीक है, ये वही करते रहते हैं, नाउ इट इज़ जर्मन। फोर्थ नंबर में जर्मनी के बाद आपका जापान है फोर्थ पे, और फिफ्थ नंबर पे आपका UK है, सिक्स्थ नंबर पे आपका इंडिया है, सेवन नंबर पे आपका फ्रांस है।
ठीक है। ये वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट इकनॉमी के ऑर्डर्स हैं। पहले नंबर में यूएसए 30 ट्रिलियन जीडीपी है। मार्केट रेट पे यहाँ बात चल रही है, किस पे? मार्केट रेट पे। दीज आर दी एट मार्केट रेट, मार्केट रेट यानी कि नॉमिनल प्राइस पे, ठीक है। चाइना की बात करें तो 20 ट्रिलियन है आपका, जर्मन है, जापान है, यूके है, इंडिया है। इंडिया लास्ट ईयर जो है 5वें स्थान पे था, इस बार अभी कुछ दिनों से खिसक करके, जब से ये ग्लोबल पॉलिटिकल अपहीविलिंग मतलब कि डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, इज़राइल और चाइना क्या कहते हैं ये वो अरे ईरान वार हुआ, या एनर्जी क्राइसिस का कुछ दिनों के लिए भी आया, या कह सकते हैं कि जो डॉलर है कंपैरिजन टू इंडियन रूपी, वो इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा डॉलर निकल करके विदेश में चले गए, ठीक है, या रिटर्न हो गए, और इंडिया की करेंसी डाउन होने लगी, डिप्रिशिएट होने लगी। तो इसके कारण 5वें से इंडिया गया 6ठे स्थान पे आ गया। फिर भी इंडिया जो है आपका 6th लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की। किस रेट में? दैट इज़ मार्केट प्राइस यानी कि नॉमिनल, ठीक है। और ये आपका जीडीपी। अगर हम बात करें इंडिया को ट्रिपल-P में, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है, 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड, या वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी। इंडिया की बात करें तो लगभग 4.45 ट्रिलियन जीडीपी इंडिया की हो जाएगी यूएस डॉलर में, ठीक है। ट्रिलियन का मतलब लाख करोड़ होता है ट्रिलियन का, यानी कि 10 to the power 12 दैट इज़ ट्रिलियन। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी जो है इंडिया है, यानी इंडिया का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया की जीडीपी का अगर हम ट्रेंड देखें तो देखिए 2020 में, यानी कि जैसे साल कोविड आया, कोविड वाले साल में इंडिया की जो जीडीपी है 5.8 माइनस में हो गई थी। 2020-21 में इंडिया की जीडीपी -5.81% रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है। ये क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात चल रही है ये अब, ठीक। तो 2020-21 में इंडिया की जीडीपी -5.8% थी ड्यू टू द कोविड। क्या था कारण? कोविड-19, इसके कारण। उसके बाद इंडिया की जीडीपी रीबाउंड यानी दोबारा अपनी पोजीशन पे आई, ठीक। तो ये आपका बेस इफ़ेक्ट यहाँ पे रोल प्ले किया। बेस इफ़ेक्ट का मतलब कि एक बार अगर माइनस में हो जाए तो नेक्स्ट ईयर माइनस से कोई चीज़ प्लस में होगी तो जस्ट उसका मल्टीप्लाई ग्रोथ हो जाएगा ना। तो ये 21-22 में इंडिया की जीडीपी 9.7% थी, 9.7%। ऐसे इंडिया की जीडीपी 2024-25 की अगर हम बात करें 7.1%। 2024-25 में इंडिया की जीडीपी 7.1% थी, और 2025 से 26 में यानी कि लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी 7.7% रिकॉर्ड की गई थी। 7.7% इंडिया की जीडीपी 2025-26 में रिकॉर्ड की गई थी। जो करंट ईयर है 2026-27, क्या है? 2026-27 इसकी जीडीपी लगभग 7.45 ऐसे आंकड़े मतलब दिए जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है। जब 2026 में 27 के मार्च जब एंड होंगे तब तक 31 मार्च तक कैलकुलेट होगा, तब तक इंडिया की जीडीपी कितना हो जाएगी? 6.25 से 6.5 लगभग बढ़ने की चांसेस हैं, ठीक है, ग्रोथ रेट में। ये रोबस्ट ग्रोथ हो गया पहला पॉइंट। सेकंड क्या हो गया कि आपका करंट अकाउंट डिफिसिट। सेकंड पॉइंट है करंट अकाउंट डिफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब कि जो भी
यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई भी इंडिया की जो अपनी करेंसी है वो वर्ल्ड की दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कितना अमाउंट एक्सचेंज होता है, कितना बाहर से आता है और इंडिया की करेंसी बाहर कितनी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मेनली इसको हम एस्टिमेट करते हैं ट्रेड से, ट्रांसफ़र पेमेंट से। इंडिया में कितना एक्सपोर्ट के कारण आपका रुपया या मनी आया, इनकम हुआ एक्सपोर्ट से, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज, और इनकम यानी बाहर के लोग कमा के कितना भेजे, ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, इसका कितना अमाउंट है कंपेयर टू जो इनफ्लो यानी आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द करंट अकाउंट डिफिसिट। मतलब कि आपका आउटफ्लो एक्सीड द इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या क्या है, किसके थ्रू इनकम होगा, रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट्स प्लस इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, डोनेशंस हो गया आपका, रिमिटेंसेस हो गया, दीज आर दी ट्रांसफ़र पेमेंट। तो एक्सपोर्ट में बहुत हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके थ्रू जो भी पैसा इंडिया में आया उसके कंपैरिजन में जो आया इंडिया में और जो इंडिया से चला गया, तो ये आपका ज़्यादा रहा, यानी इंडिया से कोई भी अमाउंट ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है विदेशों में और कम ही मनी जो है कि इंडिया के खाते में आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट। एक होता है कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया और कितना इंडिया से आउटफ्लो हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो करंट अकाउंट डिफिसिट इंडिया में लगभग 0.6% ऑफ जीडीपी एस्टिमेट किया गया था 2025-26 वाले साल में। ठीक है, 25 और 26 में। उसके बाद इस साल अभी एक्सपेक्टेड है 1.5%, कितना 1.5% ऑफ है जीडीपी करंट अकाउंट डिफिसिट एक्सपेक्टेड है 2026-27, यानी कि जो करंट ईयर अभी चल रहा है। लास्ट ईयर जो है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट 0.6% जीडीपी का था। ठीक है, इस साल अभी हमारा जो है करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया है, यानी 1.5% हो गया है। यानी इंडिया में पैसे एक्सपोर्ट के थ्रू कम आए हैं, इंडिया में रिमिटेंस से कम रिसीव किए गए कंपेयर टू ज़्यादा इंपोर्ट के थ्रू हमने पैसे बाहर सेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो 1.5% है इस बार होंगे। कारण क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा है इंपोर्ट पे, स्पेशली किस पे, ऑयल प्राइस राइज। तो ऑयल प्राइसेस इसके कारण। दूसरा क्या है कि बुलियन इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बीच में बढ़ा था अभी, तो उसके कारण भी हमारे यहाँ करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड किया गया, जो कि लास्ट ईयर 2.6% था, इस बार 1.5% हो जाएगा जीडीपी के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेट का मतलब स्टेटस, क्या सिचुएशन है, क्या इस टाइम का करंट हालत है इंडिया की इकनॉमी की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस टाइम हमारे पास जो लास्ट ईयर का अगर हम एफडीआई देखते हैं तो लगभग 94 बिलियन एफडीआई लास्ट ईयर हमारे यहाँ रिसीव हुआ था। बट इस साल का अगर हम देखें एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उन सबको अगर कम्प्लीटली देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबको कम्प्लीटली देखेंगे तो सबको मिला करके दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो नेट आपका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। नेट आउटफ्लो का मतलब कि जो बाहर के पैसे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड थे, खासकर डॉलर, वो बाहर के इन्वेस्टर्स निकाल करके, जो आउटसाइड कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं वो निकाल करके अपने देशों में लेकर के चले गए। इंडिया की करेंसी डाउन होने लगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कम आया। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर था, तो ये डाउनफॉल हुआ इधर हाल के दिनों में हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 74 या 75 एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ बन चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स, ओशन पोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ डेवलप हो चुके हैं। मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है, पार्क्स वगैरह भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे देखिए एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, ये सारे सेज एक्सेट्रा, ये सब इंडिया में काफ़ी डेवलप हुए हैं, होते जा रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गया आपका, डिजिटल कॉरिडोर्स हो गया, और सोलर यानी कि जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन साइट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह बिठाए गए, ठीक है, पार्क, सोलर पार्क्स वगैरह। तो ये इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हमारे यहाँ बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। अभी लास्ट के कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है उसमें मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का तात्पर्य क्या है कि मोस्टली जो फोकस हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, जो ड्यूरेबल हो वो इन्वेस्टमेंट या वो एक्सपेंडिचर दैट इज़ ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल असर जो क्रिएट करता हो उसके ऊपर बजट में एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। इस साल के बजट में लगभग वो प्रावधान है आपका 4.4% ऑफ जीडीपी। टोटल जीडीपी का लगभग 4.4% किसमें है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो इस बार के बजट में यानी 2026-27 वाला जो बजट अभी चल रहा है, 26-27 वाले बजट में लगभग 4.4% आपका प्रावधान था या प्रोपोज़ल था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान के चलिए कि इंडिया का बजट है, सपोज दैट दिस इज़ द इंडिया के बजट। तो इंडिया का बजट जो है ना तो सरप्लस है ना तो डिफिसिट है, यानी जितना हम रिसीव करते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ रिसीव्ड एंड अनदर वन इज़ एक्सपेंडिचर। तो टोटल बजट साइज़ हमारा कितना है, लगभग 53 लाख करोड़ था। इस बार के बजट कितना था, 2026-27 का बजट कितना था, बजट साइज 53 लाख करोड़ रुपीज़, इतना बजट हमारे यहाँ प्रपोज़ल पेश हुआ था। इसको हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं 53 लाख करोड़ बजट था। अब एक्सपेंडिचर में दो हो सकता है, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम बजट में अच्छे से पढ़ेंगे, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग इस बार के बजट में 12 लाख करोड़ का प्रपोज़ल था। कितना, 12 लाख करोड़ रुपया आपका इस बार के बजट में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार के बजट में, लगभग 12 लाख करोड़ प्रपोज्ड था 2026-27 वाले बजट में, ठीक है। आउट ऑफ कितना, 53 लाख करोड़ का बजट साइज है या टोटल बजट है या टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से 12 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ड्यूरेबल असेट पे खर्च किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ड्यूरेबल असेट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चौथे के बाद पांचवा नंबर पॉइंट हमारा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए 5th नंबर का पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसका रोल इंडिया में कम है, लगभग 14% से 17% ही टोटल जीडीपी में भागीदारी या शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टोटल जीवीए या टोटल जीडीपी में भागीदारी यानी शेयर कम है। इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे कि हम सेक्टर वाइज अगर बात करें तो हम 3 हिस्सों में सेक्टर्स को, टोटल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर में इंडस्ट्री, तीसरे नंबर में सर्विसेज। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर की भागीदारी टोटल जीडीपी में लगभग 18% है।
इंडस्ट्री सेक्टर की बात की जाए तो टोटल जीडीपी में लगभग 25 से 27% रहती है, या मोटा मोटा समझिए 27%। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो टोटल जीडीपी में भागीदारी या शेयर सर्विस सेक्टर की लगभग 55% रहती है। ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है जिसकी भागीदारी टोटल जीडीपी के शेयर में इंडस्ट्री सेक्टर की मैंने बताया 27%। ये 27% में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 17% है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर लगभग 17% ऑफ जीडीपी। शेयर इन जीडीपी कितना है? 17%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्ल्ड में लार्जेस्ट में आता है इंडिया। कितना? लगभग आपका 75% है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज 75%। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से तात्पर्य क्या है? सीयू का मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डिवाइडेड बाई मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल आउटपुट। क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई द 100। ठीक है, तो टोटल जो आउटपुट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो पोटेंशियल है, ये क्या है? पोटेंशियल है डिनोमिनेटर में। तो पोटेंशियल के जब कंपैरिजन में देखते हैं टोटल आउटपुट, तो हमारे पास 75% है लगभग, यानी बहुत अच्छा रेशियो है। ठीक, इसका मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन हमारे यहाँ बहुत ही इफ़िशियंटली होता है। इट शोज़ या इट डिपिक्ट्स द रिसोर्स एलोकेशन इन ए एफिशिएंट मैनर। तो एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं, इफ़िशियंट रिसोर्स एलोकेशन इन केस ऑफ इंडिया। रिसोर्स एलोकेशन इन केस ऑफ इंडिया इज़ वेरी इफ़िशियंट, बिकॉज जो हमारे पास पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसका हम 75% यूज़ कर ले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि इन्फ्लेशन, 6 पॉइंट हो जाएगा हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अभी जून में 2026 की अगर बात की जाए लगभग 4.38%, अभी लेटेस्ट डेटा जून का हमने देखा था, 4.38% इन्फ्लेशन हमारे यहाँ रिकॉर्ड किया गया। 4.38% जून 2026 का डेटा, मंथ वाइज ये आपका डेटा आ जाता है 2026। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है 6% ±2। कितना? 6% ±2। ठीक है, तो ये उसी के प्रॉपर मतलब कि इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है, लमसम मॉडरेट इन्फ्लेशन जो हमारा टारगेट है वो अचीव्ड है। तो ये हमारे यहाँ बेस्ट का सिंबल है, यानी कि गुड सिंबल है कि ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन है ना तो कम इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस राइज है, और इस प्राइस राइज अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो पुअर कंज्यूमर हैं उनकी हालत बहुत ही डिटेरिएट होगी। और प्राइस राइज अगर बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता है यानी कम हो जाएगा, तो हमारा ग्रोथ है वो रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगला हमारी जो कंडीशन आ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है उसके आधार पे हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन वो सर्वे करती है, डेटा निकालती है। तो उसके आधार पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, टोटल जनसंख्या जो हमारी है उसमें
15 साल या उससे ज़्यादा के एज के ग्रुप के लोग कितना +15 ईयर्स एज ग्रुप के लोग कितना ज़्यादा लेबर में पार्टिसिपेशन उनका रेट है, रेशियो है। तो अगर मेल की बात करें, मेल एंड फीमेल, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि जो 15 साल या उससे ज़्यादा की जो जनसंख्या है उसमें कितने क्या रेशियो है लेबर फोर्स का, कितने लोग लेबर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। लेबर फोर्स का मतलब एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ। अनएम्प्लॉयड का मतलब कि एक्टिवली सीकिंग द जॉब्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स बोथ इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ। अनएम्प्लॉयड का मतलब कि वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड तो हैं बट एक्टिवली सर्चिंग द जॉब्स, एक्टिवली सर्चिंग द जॉब्स, दैट इज़ अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लमसम हमारे यहाँ इंडिया में 57% है और वो 54% हो गया, पहले 57% था, 54% है लगभग। फीमेल की अगर बात करें तो 32% है, यही रेशियो पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ते चला आ रहा हूँ। 54% मेल है और 32% फीमेल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कितना है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा आता है उसी के आधार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में लगभग 5.5% है। ठीक है, 5.5% आपका किस महीने में चल रहा है, ये जून 2026 में है। तो जून 2026 में, 2023-24 में लगभग ये 3.2 या लमसम अप्रोक्सीमेट था। इधर हाल के दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है रूरल डिमांड 6, 7, 8 हो जाएगा। क्या है रूरल डिमांड, रूरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हाल के दिनों में बढ़ा है। पीपुल्स चॉइस, पीपुल से जो आपके सप्लीम यानी FMCGs हैं, FMCG में बहुत ज़्यादा रूरल डिमांड बढ़ा है। ठीक है, तो मेनली रूरल डिमांड किस पे बढ़ा है, इंक्रीजिंग ऑन FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो कि डेली यूज़ में होते हैं या डेली यूटिलिटीज़ में हैं, जैसे आपका पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, इस तरह की जो गुड्स हैं। ठीक है, मैगी हो गया, दीज आर दी चटनी और ये जो है जैम, ये जो है सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, वो आसानी से ड्यूरेबल नहीं होते, वो आपके ज़्यादा दिनों तक स्टॉक्स नहीं कर सकते, उनका एक टाइम पीरियड होता है, बहुत फास्ट मूव करते रहते हैं, बट वो कंजम्पशन में यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, दैट इज़ फास्ट मूविंग, जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, कोई कैचअप वाला हो गया, ठीक है, अचार हो गया, इस तरह की जो गुड्स हैं वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, दीज आर दी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो रूरल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरे भारत में लगभग FMCG का डिमांड है 40% है पार्टिसिपेशन, और रिमेनिंग अर्बन एरियाज़ में है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि पॉजिटिव ट्रेंड है रूरल डिमांड का। अर्बन डिमांड थोड़ा हाल के दिनों में कम हुआ है, बट रूरल डिमांड आज भी हमारे यहाँ ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन डिमांड के। अर्बन डिमांड हाल के दिनों में थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, ये करंट स्टेट ऑफ इंडिया की इकनॉमी थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, डिस्कस किए। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकनॉमी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज़ इन इंडिया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज़ इन इंडिया में लास्ट के कुछ सालों में क्या रेशियो रहा, क्या मतलब कि फैक्टर्स हैं, तो उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए टॉपिक हमारा है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। क्या टॉपिक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी
इन लास्ट डिकेड या लास्ट फ्यू ईयर्स, क्या है, लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकनॉमी को जो चैलेंजेज हुए, जो समस्याएं हुई, उनमें कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा रही हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन इस तरह के यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यू ईयर्स या लास्ट डिकेड हमने मेंशन किया। मोस्टली मैं डिस्कस जो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कोविड आया, कोविड से पहले हमारे यहाँ के हालात अच्छे चल रहे थे, यानी इकनॉमी हमारे यहाँ स्काई रॉकेटिंग था। बिफोर द कोविड आवर इकनॉमी वाज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, बट कोविड डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक सिस्टम्स, ऑल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वर क्लोज डाउन, द लॉकडाउन sanctioned by the government has made most effective impact over aggregate demand। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लॉकडाउन का एग्रीगेट डिमांड्स पे पड़ा। एग्रीगेट डिमांड घट जाने के कारण, इसको अगर हम समझना इस तरह से, थोड़ा सा डायग्राम और चार्ट बना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं दैट इज़ द लॉकडाउन। क्या है लॉकडाउन? लॉकडाउन कहिए या 2020 कोविड-19, क्या है कोविड-19। कोविड-19 यानी कि दिसंबर 19 में कोविड पूरी वर्ल्ड में ये पैंडेमिक आया, बट इंडिया में इसका इम्पैक्ट मार्च में देखा गया और 21 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। इस लॉकडाउन के कारण इंडिया की इकनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा? पहले नंबर में हमारे लॉकडाउन पे, फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड्स बंद हो गए, कम हो गए। एग्रीगेट डिमांड पहले नंबर पे। लॉकडाउन में क्या है कि जितना भी वर्क है सब कुछ बंद कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन रोक दिए गए, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन हो गया, प्रोडक्शन वगैरह सब ठप पड़ गया। ठीक है, जो प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे डाउन हो गए एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। प्रोडक्शन डाउन हो गए, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो गया और आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोज़गारी बढ़ गई। ठीक, तो इसके काउंटर करने के लिए 2020 से जो समस्या शुरू हुई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स उठाए। तो अब हम ये समस्या क्या क्या आई हमारे सामने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिस्टमेटिक वे में उसको देखेंगे, और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेज़र उठाए उनको भी हम देखेंगे। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड या इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमने दोनों बातें मेंशन की। तो फर्स्ट नंबर में स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला पॉइंट क्या है हमारा? स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कोविड वाला टाइम का इकोनॉमिक ग्रोथ मेंशन किया था, वो मेंशन किया था आपका निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया था कितना? 5.8%। ठीक है, तो -5.8% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था 2020 और 21 वाले साल में। देन इकोनॉमी रीबाउंड। ठीक है, इकोनॉमी रीबाउंड इन 2021-22 और ये हो गया था 9.7% इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्लस में, ऊपर वाला माइनस में था। देन क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ होता रहा, बढ़ता रहा। लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ है जीडीपी का वो 7.7% था, 7.1%, 7.7%। ठीक है, तो 7.1% 2024 और 25 में रिकॉर्ड किया गया। देन 7.7% 2025 और 26 में रिकॉर्ड किया गया। तो स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ कब था? ओनली कोविड के टाइम में था। बाद में क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए।
उन मेज़र के कारण हमारा इकनॉमी कांस्टेंट बढ़ने लगा है। ये आपका बेस ईयर इफ़ेक्ट की वजह से 9% ग्रोथ हो गया। बेस ईयर का मतलब कि जैसे इस साल के कंपैरिजन में अगले साल क्या ग्रोथ होगा। अगर इस साल हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ माइनस में रिकॉर्ड की जाती है, तो माइनस के कंपैरिजन में अगले साल हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिक जो है प्लस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसलिए इतना है। बट जो मॉडरेट ग्रोथ रेट हमारा है 7% to 8%, वो हमारे यहाँ कंटिन्यू हो गया बाद के दिनों में। इस साल हमारे यहाँ का जो ग्रोथ है 7.5 या 7.4 इसके आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके गेस कर रहे हैं या उनके आधार पे मैं बातें कह रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा जो समस्या आई इसमें चैलेंजेज में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों हुई? ड्यू टू द लॉकडाउन, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज फुल्ली क्लोज कर दी गई थी, एंड कर दी गई थी। तो लॉकडाउन फैक्टर बना मेनली, क्या है? लॉकडाउन क्लोज्ड द ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स। ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स, लोगों का इनकम जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, जिसके कारण इनकम जो है पीपुल्स का क्या हो गया? इनकम लोगों का डाउन हुआ, जिसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कम हो गया। फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल करती रही लॉकडाउन के कारण, और जॉबलेस हो गए बहुत सारे लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कुछ चैलेंजेस हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। चैलेंजेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। चैलेंजेस इन एग्री एंड एलाइड सेक्टर। एग्री और एलाइड सेक्टर की अगर बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर में एवरेज जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 4.4% है, ठीक है। तो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्री एंड एलाइड ओवर लास्ट 5 ईयर्स लगभग आपका 4.4% था। कितना? 4.4% था। और डिकेडल ग्रोथ अगर हम देखें, जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड है, ठीक है, इन लास्ट डिकेड, क्या है? लास्ट डिकेड। ये भी डेटा अगर हम देख लें तो लास्ट डिकेड जो है, ठीक है, लास्ट डिकेड कितना था? लास्ट डिकेड का मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है 16 से लेकर के 25 तक, इस तरह से कुछ बनेगा। 16 to 15 है, ठीक है। हाँ, 2025 एट कांस्टेंट प्राइस, सारा ये कांस्टेंट प्राइस पे मेनली निकाला जाता। 4.45% था। तो एग्रीकल्चर और एलाइड में अगर एक दहाई की यानी 2016-25 के बीच का अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखा जाए तो एनुअल ग्रोथ रेट एक साल 10 सालों का जो एनुअल ग्रोथ रेट एवरेज निकाला जाएगा लगभग 4 या 4.4% रिकॉर्ड किया गया। 5 ईयर का भी लमसम उतना ही है और 10 सालों का भी लमसम इतना ही रिकॉर्ड किया गया। तो ये बहुत ही कम ग्रोथ रेट हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर की जीडीपी में जो शेयर है वो भी बहुत ही कम हुआ। तो एग्री एंड एलाइड सेक्टर शेयर इन जीडीपी, एग्री एंड एलाइड सेक्टर की जीडीपी में भागीदारी लगभग कितना परसेंट पहुंच गई है इस टाइम? 18%। 2026 में। और वर्ली में बातें कर रहा हूँ 10 साल की, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म से कैलकुलेट करते
मान लेते हैं कि ये 1991 का ईयर अगर मैंने मेंशन कर दिया, तो 1991 में एग्रीकल्चर की भागीदारी शेयर टोटल जीडीपी में कितनी थी? 1991 में, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले, या इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया उस टाइम, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले एग्रीकल्चर की भागीदारी टोटल जीडीपी में लगभग आपका 35% थी। कितना? 35% टोटल जीडीपी में। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से या एलपीजी के अडॉप्ट करने से पहले उस टाइम हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की भागीदारी लगभग 35% थी। अब सवाल क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947, तो उस टाइम एग्रीकल्चर की भागीदारी लगभग 50% थी। तो इस पॉइंट को ऐसा मेंशन कर सकता हूँ कि 1950 लगभग मान लेते हैं। 1950 के आसपास एग्रीकल्चर की भागीदारी जीडीपी में कितना हुआ करती थी? अप्रोक्सीमेट 50%। तो 50 में 50%, यानी टोटल जीडीपी में 50% एग्रीकल्चर से आता था। टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो एग्रीकल्चर का वैल्यू कितना हुआ करता था? 50% हुआ करता था 1950 में। बट हमने क्या किया कि एलपीजी का अडॉप्ट किया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी 1991 का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर की भागीदारी जीडीपी शेयर में घट गई, जो कि 35% होगी। ये फर्दर रिड्यूस होती रही और 2026 तक 18% हो गई। ठीक है, क्या है, फर्दर रिड्यूस होती रही और ये अब 18% हो गई। अगला पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड। क्या है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड। एलाइड में जैसे आपका लाइव स्टॉक्स, फिशरीज़, इनका रोल बहुत ज़्यादा है। क्या है? लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़। लाइव स्टॉक का 30% है लमसम, फिशरीज़ का आपका लमसम 7% रोल है। यानी कि टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में, ये क्या है आपका टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में, अगर एग्रीकल्चर और एलाइड को हम क्या मान लें? 100% मान लें, तो इस 100% में 30% लाइव स्टॉक का शेयर है। लाइव स्टॉक का मतलब कि आपका जो है मीट का प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन, आपके जो ऊलन हो गए। लाइव स्टॉक्स में आपके लेदर भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे, दीज आर दी लाइव स्टॉक। एग हो गए, ठीक है, एग के अलावा जो है आपका चिकन, मटन, जो भी है मीट के आइटम सारे, फिशरी, और ये फिशरीज़ में लमसम 7% है। तो इनकी भागीदारी लाइव स्टॉक्स की और फिशरीज़ की एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ी है। यानी एलाइड का रोल बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट किया, और प्लस ये फूड इंटेक या न्यूट्रिशंस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आपका माल न्यूट्रिशन की समस्या है, उसका ये रिजोल्यूशन कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जीडीपी में 18% भागीदारी अभी चल रहा है एट ए टाइम, 2026-27 के टाइम पे अगर हम देखते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर दोनों को हमने अब यहाँ पे 100% मान लिया। इस 100% में 30% आपका लाइव स्टॉक का रोल है, 7% आपका फिशरीज़ का है, और बाकी रिमेनिंग एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब कि कल्टीवेशंस ऑफ द क्रॉप ओनली, और ये एलाइड का मतलब आपका लाइव स्टॉक्स हो गया, फिशरीज़ हो गया, बी कीपिंग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। इस तरह से बहुत सारे जैसे कि आपका जो भी जो ये होता रेशम के कीड़े हैं ना, सिल्क, ये सारे आ जाएंगे इसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट हो जाएगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड इनकम इनइक्वालिटी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड इनकम इनइक्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो इसमें इनकम इनइक्वालिटी, पहले पॉइंट इसको देखें, इनकम इनइक्वालिटी।
इनकम इनइक्वालिटी लास्ट के कुछ सालों में घटा है या बढ़ा है? इनकम इनइक्वालिटी लास्ट के कुछ सालों में हमारे यहाँ बढ़ गया है। तो इनकम इनइक्वालिटी डिटीरिएटिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिमांड, क्या है? इनकम इनइक्वालिटी डिटीरिएटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम इनइक्वालिटी से मतलब क्या है कि इनकम और वेल्थ कुछ ही लोगों के पास आ गए और उन्होंने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के बाद उस अमाउंट्स को क्या क्या या तो सेव कर लिया है तो इन्वेस्ट कर देंगे, और रिमेनिंग जो जनसंख्या है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उसके पास इनकम कम हो जाए और कुछ ही लोगों के पास इनकम का ज़्यादा साधन हो, तो ये गैप क्रिएट हो जाए, जिसके कारण जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डाउनफॉल हो जाएगा। ऑल ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब डाउनफॉल होगा तो उसके कारण हम क्या देखेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी हमारे यहाँ एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम होता है हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी के कारण क्या है, उसने हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको घटा दिया, पहला पॉइंट, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा, मांग कम रहेगी मार्केट में, तो फैक्ट्रियां क्यों प्रोड्यूस करेंगी? फैक्ट्रियां कम पैदा करेंगी, कम जो है आपका रिसोर्स वैल्यू एडिशन करेंगी। जब कम पैदा करेंगी तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ डाउन हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर डाउन होता है तो इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए गिनी कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें इनकम इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्या है? गिनी कोएफिशिएंट, इट मेजर द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। ज़ीरो का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 का मतलब होता है हाईएस्ट इनइक्वालिटी। ज़ीरो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। ज़ीरो अगर है, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू होती है गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स की। ज़ीरो का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, यानी हर बंदा बराबर है। ठीक है, कोई गैप नहीं है समाज में, सब लोगों के पास इक्वल इनकम है, दैट इज़ ज़ीरो, इसकी वैल्यू होगी। 1 का मतलब कि हाईएस्ट इनइक्वालिटी, सबसे ज़्यादा अगर इनइक्वालिटी हुई दैट इज़ 1 वैल्यू आएगी। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें गिनी कोएफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1991 और 2023 इन दोनों सालों का डेटा मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो गिनी कोएफिशिएंट हमारा 1955 में मेंशन है यहाँ पे, 1955 का डेटा हमें मिल पाया, मानते हैं 55 को ही। ये है 0.37, क्या है? 0.371, और ये हो जाएगा आपका 2023 वाला जो डेटा में मिला 0.401। ठीक है, 0.401 2023 में, और 1955 पे हमारे पास 0.371 है। यहाँ एक पॉइंट मैंने ये मेंशन किया कि अगर वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब कि ज़ीरो। अब ज़ीरो से अगर बढ़ रही है वैल्यू, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है गिनी कोएफिशिएंट में, तो अगर ज़ीरो से बढ़ रही है तो इसका मतलब कि डिस्पेरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे वैल्यू कम थी, यानी नियर बाई ज़ीरो था, इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्पेरिटी कम थी, इनकम इनइक्वालिटी कम थी, लोगों के पास वेल्थ में गैप कम था 1951 में। 2023 में हमारे पास यही गैप बढ़ गया। इस टाइम हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.410 है, यानी ज़ीरो से दूर हो गई वैल्यू है। ठीक है, इट्स मीन इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, ये भी एक चैलेंज हमारे लिए है। 5वें के बाद चौथा हो गया, ये 5वां नंबर हो जाएगा इंफ्रा डिफिसिट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है कि जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटल कितनी वर्थ है, 1.5 ट्रिलियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन। कितना? 1.5 ट्रिलियन, यानी 1.5 ट्रिलियन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आपका वैल्यू के टर्म में यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। सो इट इज़ ए वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है। क्या है सीवियर कंडीशन का मतलब कि इंडिया सफरिंग द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफिसिट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली ऑफ रोड। क्या है? रोड्स, जो भी ट्रांसपोर्ट हैं, रेल, पोर्ट्स, बोथ हो गया, बोथ पोर्ट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल हब्स, टाउन्स, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सारे आ जाएंगे। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में कमी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी हो गया, सारे आ जाएंगे। एनर्जी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, स्कूल, सब आ जाएंगे इसी में। जियो पॉलिटिकल टेंशन, 5वें के बाद 6ठे नंबर का जो पॉइंट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन का मतलब कि वर्ल्ड में जो भी ये इस टाइम वार चल रहे हैं, उसके कारण हमारी इकनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है या हमारी इकनॉमिक ग्रोथ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट या न्यूली इज़राइल एंड ईरान वार। क्या है? इज़राइल एंड ईरान वार। उसके अलावा कुछ सालों पहले आपने देखा यूक्रेन और रशियन वार। क्या है? यूक्रेन एंड रशियन वार। उसके अलावा हमारे यहाँ जो बॉर्डर है वो भी डिस्प्यूट इशू है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबरिंग कंट्रीज़। ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, स्कर्मिसेस विद नेबरिंग कंट्रीज़, इन्वेजन एंड टेररिज्म फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़, ये सारे फैक्टर्स है कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी को भी चैलेंज क्रिएट करते हैं। मेनली इट इफेक्ट्स या इन्फ्लुएंस आवर एनर्जी क्राइसिस। क्या है? एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस में देखिए पहले नंबर में इज़राइल और ईरान जो वार हुआ, इसके कारण पेट्रोलियम की प्राइस हो गई, उसकी सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो गई। क्या हो गई? डिसरप्टिंग सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम एंड गैस, क्रूड ऑयल एंड गैस। पहला पॉइंट तो ये हुआ एनर्जी क्राइसिस के का कारण क्या बना, यही बना। दूसरी पॉइंट्स क्या है कि इसके कारण हमने एक पॉइंट और हुआ फर्टिलाइज़र पे भी, मेनली इसका रॉ मटेरियल जो है फर्टिलाइज़र का यही गैस ही है, तो वो भी एक समस्या आई फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, उसकी भी एक समस्या हमारे यहाँ क्रिएट हुई। उसके अलावा गोल्ड, उसका इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हमारे यहाँ कुछ दिनों में, इंपोर्ट्स आल्सो इंक्रीजेस पिछले कुछ सालों में। वर्ल्ड लेवल पे जो कमोडिटी क्राइसिस आई, किसके कारण? यूक्रेन रशियन वार के कारण। क्या? कमोडिटी क्राइसिस, कमोडिटीज़ क्राइसिस। कमोडिटी क्राइसिस के कारण जो है इंडिया को भी सफ़र करना पड़ेगा, तो ट्रेड मेनली अफेक्टेड हुआ। क्या हुआ? ट्रेड अफेक्टेड इनसाइड द इंडिया। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि हमारे, ठीक है,
इंडियन इकोनॉमी को प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राइवेट डेब्ट इनइक्वालिटी लिक्विड क्रंचेस। तो छठे के बाद 7वां नंबर का जो पॉइंट है, प्राइवेट डेब्ट एंड लिक्विडिटी क्रंच, ये भी एक फैक्टर है। प्राइवेट डेब्ट से तात्पर्य क्या है कि जो भी बैंक्स का कर्जा है वो अभी हाल के दिनों में बढ़ा है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर्जे को एक तरह से राइट ऑफ किया है, ठीक। कुछ लोग तो इंडिया से पैसा लेकर के बैंक्स को का निकाल करके विदेश चले गए, ठीक। तो बैंक जो है क्लोज हो गए, या बैंकरप्सी ऑफ द बैंकरप्सी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हुआ। कारण क्या है कि जो डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ? जो डेब्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बैड डेब्ट मेनली। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे क्लोज हो गए, बंद हो गए, ठीक। लिक्विड क्रंच, मार्केट्स में जो मनी सर्कुलेशन था वो घट गई, कम हो गई, ठीक है, जिसके कारण डिमांड्स का प्रभाव पड़ा। मार्केट से जब मनी कम हो जाएगी, लिक्विड कम हो जाएगी, तो लिक्विड क्रंच के कारण क्या हुआ हमारे यहाँ, डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड जो है आपका वो क्या है, कम हो गया। मार्केट से लिक्विड क्रंच हुआ, लिक्विड मार्केट से सर्कुलेशन मनी का कम हो गया। पिछले कुछ सालों में लोगों के पास जो पैसे थे या तो वो ब्लैक मनी में शिफ्ट हो गए, या बहुत ज़्यादा मनी अनस्टेबल इकोनॉमी होने के कारण लोगों में एक डर, एक फेयर क्रिएट हुआ कि रिस्क, हाईली रिस्क है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। लोगों ने रियल असेट में इन्वेस्ट किया, जैसे रियल इस्टेट, बुलियन, जेम्स, ज्वेलरी, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है इटसेल्फ। लैंड यानी कि प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या पैदा करेंगे, वो तो खेत है, खेत या प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी प्लॉट, तो उसकी वैल्यू वही है। अगर आप वो पैसा बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा बैंक लोन देती कंपनियों की, फिर वो प्रोडक्शन होता तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, लोगों के पास पर्सनल इनकम बढ़ता, उस इनकम के बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ता हमारा, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास मनी है, दो साधन है, ठीक है। एक बंदे ने अपना पैसा कहाँ पे लगा दिया, रियल असेट में। रियल असेट से तात्पर्य क्या है कि बुलियन, यानी कि बुलियन का मतलब वही हो गया आपका, जैसे क्या कहते हैं, सोना, चांदी, ठीक है, जेम, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर। और दूसरे ने रियल इस्टेट में यानी प्रॉपर्टी में, ठीक है। एक बंदे ने रियल एस्टेट में लगाया, एक बंदे ने इस मनी को कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक्स, दैट इज सेविंग। अपना पैसा बैंक में ले जा करके सेव करके रख दिया, सेविंग अकाउंट खोला, रख दिया। बैंक क्या करेगा, इस अमाउंट्स को किसको दे देगा, कंपनी को, फैक्ट्री को लोन देगी, ठीक है। फैक्ट्री को लोन दिया बैंक ने, फैक्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, ठीक है। जब भी फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्शंस के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास फिर एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदे से अगर लैंड लीज पे लिया जाता है तो इट क्रिएट्स इन रिवार्ड एज ए रेंट, तो रेंट आएगा आपका, यानी इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा। लेबर वाले को क्या मिलेगा, दैट इज़ वेजेस, एक बंदे को काम मिलेगा तो वेजेस बढ़ेंगे। कैपिटल यानी जो पूंजी, पूंजी का मतलब यहाँ पे फंड मान लेते हैं, तो अगर आप फंड इन्वेस्ट करते हैं किस पे, किसी मशीनरी पे, प्रोडक्शन यूनिट्स पे, तो उस फंड से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना, रिस्क लेना, इन सारी चीज़ों को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट करना कोई चीज़, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब रिस्क बियरिंग कैपेसिटी टू मेक इनिशिएटिव
थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दीज फैक्टर्स, दीज आर दी फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को एक साथ मिलाना और एक इनिशिएटिव लेना ताकि कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया जाए, तो इसका क्या होगा, एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट्स होगा। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, दीज आर दी इनकम्स, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए, दीज आर दी इनकम्स क्या हो जाएंगी, दीज आर इनकम्स फॉर सोसाइटी। जब सोसाइटी के लिए ये सब इनकम है, हाउस होल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए इनकम है, तो इस इनकम से फाइनली ये पैसा कहाँ खर्च करेंगे, कंजम्पशन पे या सेविंग पे, किस पे खर्च करेंगे, कंजम्पशन या सेविंग पे। दो ऑप्शंस हैं, या तो आपका पैसा कंजम्पशन पे खर्च होगा या आपका सेविंग पे। अगर आप मनी अमाउंट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, गोया आप डिमांड इंक्रीज़ करते हैं। कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज़, नेसेसिटीज़, यूटिलिटीज़ वाली एसेंशियल गुड्स आप ख़रीदते हैं, मार्केट में जाके ख़रीद रहे हैं, दैट इज़ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड, यानी कंट्री लेवल पे आपका डिमांड बढ़ेगा। क्या करेगा ये, अगेन एग्रीगेट डिमांड्स आपका इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड्स को ये इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, आपने क्या किया, उस पैसे को सेव कर लिया, या तो अपने पास, तो अपने पास अगर सेव करेंगे तो यही वाली कंडीशन आएगी कि बुलियन, रियल एस्टेट की तरह ही आप सेल्फ सेविंग है नहीं, सेल्फ सेविंग, तो ये यूज़लेस हो जाएगी। ये चीज़ें क्या एक तरह से यूज़लेस होती हैं, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शंस नहीं होता, इससे कोई वैल्यू जनरेशन नहीं होता, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अगर आप अपना पैसा, अपना मनी, अमाउंट, फंड इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं तो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अगर आप यही सेविंग कहाँ पे जमा करते हैं, डिपॉजिटेड इन बैंक्स, इस जगह, ये जो पॉइंट आपका डिपॉजिटेड इन बैंक्स, कहाँ पे, डिपॉजिट इन बैंक्स। तो बैंक्स के लिए क्या है, ये एक तरह से फिर यही सेविंग बाद में बैंक लोगों को लोन दे देती है, तो उसी को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट जब अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो नौकरियां क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास इनकम आएगा, फिर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये साइकिल है परमानेंट, इस तरह से रन होती ही रहती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे पहुँचे थे प्राइवेट बैंक्रप्सी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्रीगेट डिमांड, उससे रिलेटेड कुछ बातें हमने की यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडिटी करंज की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी करंज जो है उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं। पहले नंबर में मैंने मेंशन किया कि एक बंदे के पास अगर पैसा है, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता है, या वो बंदा, उसको ट्रस्ट कम है सिस्टम पे कि हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक ना लूट जाए, या उसको बैंक से वो उतना फैमिलियर नहीं है, बैंक के बारे में उतना उसको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वो पैसा कभी कभी बुलियन में, या ऐसा भी होता है कि बैंक में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, 1 साल के बाद गोल्ड जब बेचेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में बेच लें। बैंक में जमा करेंगे तो उस लेवल का इन्वेस्टमेंट करने पे उतना इंटरेस्ट ना मिल पाए आपको। बैंक हार्डली 4% से 7% ही इंटरेस्ट देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जेम ज्वेलरी ख़रीदना चाहेंगे या रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं तो उसका अमाउंट हर हाल में, जैसे आप 4 साल पहले अगर सोना आपने ख़रीदा था 60,000 70,000 का था, वो 1.5 लाख का हो गया या 1,30,000 का हो गया। तो इसका मतलब कि इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। तो कोशिश क्या करते हैं पब्लिक, हाईली प्रॉफिटेबल थिंग्स जो होती हैं, आइटम्स या आर्टिकल्स, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, हाउस बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ये पैसा फर्दर यूटिलाइज़ होता है कि बैंक फैक्ट्री को लोन दे देती हैं, या इंटरप्राइज़ को, कंपनियों को लोन दे देती हैं, या इंडिविजुअल को भी लोन दे सकती हैं, कोई बिजनेसमैन को भी लोन दे सकती हैं, और ये लोन एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कोई फैक्ट्री जब लोन लेगी तो वो प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, उसमें क्या है कि लैंड किसी से रेंट पे लेगी, कोई लेबर हायर करेगी तो उसको बेच देगी, और कैपिटल यानी कि कोई जो लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा, फाइनली ये डिपॉजिटर के अकाउंट में पैसा जा रहा, प्रॉफिट 4% मैंने अभी बताया। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो बंदा फैक्ट्री का इनिशिएटिव कर रहा है, जो प्लांट्स लगा रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि स्टार्ट करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर्स। रिस्क लेता है स्टार्टिंग में,
और इसको प्रॉफिट्स मिलते हैं। ये फाइनली सोसाइटी के सारे लोग हिस्सा होते हैं और पैसा सोसाइटी में एज ए इनकम हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। उस इनकम के थ्रू क्या होता है कि फाइनली कंजम्पशन बढ़ाएगा पे वो पैसा खर्च किया जाएगा या तो सेविंग पे खर्च किया जाएगा। अगर वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा अगर कंजम्पशन पे खर्च होता है। अगर वो आप सेविंग में खर्च करते हैं, सेविंग का मतलब या तो सेल्फ सेविंग या ऐसी चीज़ों में जो प्रोडक्शन ना करते हों, या आप बैंक में जमा कर देंगे तो दैट इज़ अगेन इन्वेस्टमेंट, इसी लोन। ठीक है, यही पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को हमको आगे चल करके देखना है। इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, तो ये समस्याएं थी, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स या लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले सालों में गवर्नमेंट से इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या समस्याएं आई और उसका समाधान क्या है, अब देखते हैं। तो इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स इन दिस रिगार्ड्स, क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा इसमें इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इन समस्याओं के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स उठाए हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। फर्स्ट नंबर पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 मई में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, का पैकेज जारी किया था, जो कि 10% जीडीपी के था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 यानी कि कोविड के समय एग्रीगेट डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में फ्लक्चुएशंस मनी का कम हो गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पैकेज जारी किया था और एक तरह से मार्केट में मनी को सर्कुलेट यानी फ्लश किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ए पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, क्या है ये, ए पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ was sanctioned by government equivalent to 10% of country's GDP। ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी थी उसके 10% लगभग ये इक्वल था। ठीक है, अच्छा, ये सारे सेक्टर्स को और इकोनॉमिक्स को बूस्टअप करने के लिए किया गया था। इट एम्ड टू बोल्स्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स को बढ़ाने के लिए, जो भी रुका हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैसे सैंक्शन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स। अगर स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया, तब से लेकर के अब तक लगभग 60 PSUs को प्राइवेटाइज़ किया जा चुका है। ठीक है, तो कितना प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, 60 सिंस 1991 मोर देन 60 PSUs, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या यूनिट्स कह सकते हैं दोनों। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या अंडरटेकिंग्स वेयर प्राइवेटाइज्ड 1991 से लेकर के 60 PSUs से ज़्यादा प्राइवेटाइज़ किए जा चुके हैं और 3 लाख करोड़ जो है, ठीक है, इंडिया ने मनी का रेज़ किया। ठीक है, एंड रेजिंग मनी ओवर कितना, 3 लाख करोड़ इन दिस प्रोसेस, ओवर 3 लाख करोड़ इन दिस प्रोसेस।
ठीक है। तो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि कंपनियों ज़्यादातर डिसइन्वेस्ट कर दी गई यानी प्राइवेटाइज कर दी गई और गवर्नमेंट ने पैसे को अपने फर्दर यूज़ के लिए लिया, क्योंकि कंपनियां बीमार थीं, बहुत सारे बेसिक इंडस्ट्रीज़ थीं, यानी गवर्नमेंट को पैसा लगता था उनको रन करने के लिए, गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं आता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेबर कोड, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है लेबर कोड, लगभग 40 या 42 या 47 जो लेबर लॉस थे ब्रिटिश पीरियड के या कुछ 1947 के बाद, उन सारे लेबर लॉस को 4 मेजर कोर्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी पास किया 2019 और 2020 में। तो 4 मेजर लेबर कोड्स, ठीक है, वे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट्स। क्या क्या है लेबर कोड? नंबर 1 पे कोड ऑन वेजेस, ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। ये मेजर कोड गवर्नमेंट के द्वारा भी सैंक्शन किए गए थे। कोड ऑन वेजेस का मतलब कि जो मिनिमम बेसिक पे है वो, पेमेंट ऑफ द वेजेस वो, और जितने भी आपके वेजेस से रिलेटेड कि कितना एक्स्ट्रा वर्क पे क्या होगा और कितने दिन में कितने घंटे पे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड गई कोड ऑन वेजेस पे। और उसका लीगल सैंक्शन यानी कि लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस है, आपके डिफरेंट पर्क्स हैं, ठीक है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट्स है, वो सारे के सारे आपके सोशल सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट टाइप के पेंशन्स, पीएफ, उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस हैं वो सब इसमें सैंक्शन की गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, बारगेनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयर हायर एंड फायर पॉलिसीज, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये के सारी इंफॉर्मेशंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। इसके अंतर्गत आपका जैसे पार्शियल एंड फुल्ली कोई डिसेबिलिटी आ जाए वर्क करते हुए फैक्ट्री साइड पे, तो फुल्ली डिसेबिलिटी एनी एक्सीडेंट ड्यू टू द इंसिडेंट्स इनसाइड द फैक्ट्री, या पार्शियल कोई भी लिम्स या कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, ठीक है, और अनफंक्शनल हो जाए बॉडी के पार्ट्स। उसके अलावा एक वर्कर है, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा जो वेंटिलेशंस है, एयर हैं, बेंचेज बैठने के लिए, कैंटीन है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्रेचेज यानी बच्चे अगर महिलाओं के छोटे हैं तो उनके केयर के लिए फैसिलिटी, और उसके अलावा आपका रूम, स्टे रूम, स्टाफ रूम, ठीक है, लेबर के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ से रिलेटेड ये सारी की सारी कोड ऑन ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी मेजर में मेंशन की गई हैं। अब इसमें क्या है, इन कोडेड को तो फेवर में किसके है, ये भी एक सवाल है। तो मोस्टली ये फेवर में एम्प्लॉयर के है, फिर भी हमको इस तरह मेंशन नहीं करना है। तो इसको अगर हम कुछ टेक्निकल टर्म में कहें, और एम्प्लॉइज़ यानी कि जो वर्कर है उनके फेवर में नहीं है, सारे कोडेज अगर इसको ऑल ओवर आप एनालिसिस करेंगे। बट हमको थोड़ा सा टेक्निकल वे में इसको मेंशन करना है कि फ्लेक्सिबल फॉर एम्प्लॉयर ओवर हायर एंड फायर, आसानी से लेबर को रिक्रूट कर सकते हैं और आसानी से ले ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन
एंड मेंटेनेंस ऑफ मास्टर रोल। मास्टर रोल का मतलब एचआर का जो रजिस्टर है, जो लेबर का डेटा मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उसका सारा ब्यौरा उसमें, दैट इज़ मास्टर रोल। तो मास्टर रोल की जो पॉलिसीज़ थी वो सबको लिबरलाइज़ किया गया इन कोड में, ठीक है। एंड कंप्लायंस प्रोसेस, ठीक है, एंड कंप्लायंस प्रोसेस, कंप्लायंस प्रोसीजर, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा लिबरलाइज की गई हैं, ठीक है, लिबरलाइज्ड या सिंप्लीफाइड या ईज्ड। ये कोड ऑन वेजेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स? चौथे नंबर का पॉइंट हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट इंडिजिनस यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देती है, अगर आप एक्स्ट्रा सेल एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स ओवर इंक्रीजिंग द एक्स्ट्रा सेल, ठीक है, ओवर एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस। इंसेंटिव्स ऑन एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग द सेल, ठीक है, इंक्रीजिंग द सेल। तो इंसेंटिव्स दी जाती है, ये आपका 4 से 18% तक इंसेंटिव्स दी जाती है। इसमें 2020 में ये पॉलिसी लाई गई थी। 4 to 18% जो है आपका लमसम इसमें इंसेंटिव्स दी जाती है। 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें टोटल लगभग 14 सेक्टर्स हैं, ठीक है। कितना है? 14 सेक्टर्स को इसमें टारगेट किया गया था। सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं, 14 सेक्टर्स हैं, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, टू इंक्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये इसका पर्पस था, ठीक है। मतलब कि प्रायोरिटी लैंडिंग प्रोडक्शन लैंडिंग इंसेंटिव्स के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ जो है का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक टारगेट रखा गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक तरह से ये डिजिटल प्रोजेक्ट है। जो भी सागरमाला, भारतमाला, रोड, सेज, इन सबको आपस में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करना और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्या कहेंगे इसको? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एक लाइन मेंशन कर सकते हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, है नहीं, दैट इज़ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। 100 लमसम जो है आपका लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंतर्गत जितने भी दूसरे जो रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डिजिटल कॉरिडोर, उन सबको आपस में मर्ज किया जाएगा। मर्ज का मतलब एक साइड कंबाइन वे में, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि समझने में, यूज़ करने में आपको आसानी हो, ठीक। तो ये डिजिटली उसको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरे इंडिया में डेवलप किया जाएगा। इसके अंतर्गत सारे, जैसे कि भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, सेज हो गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए, इस तरह के प्रोजेक्ट को आपस में मर्ज कर दिया जा रहा है, ठीक है। उसी का ब्रॉड अम्ब्रेला नाम दे दिया गया या फ्लैगशिप प्रोग्राम नाम दे दिया गया गति शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इंडिया है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। छठे नंबर पे भारतमाला
सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया के बाद आपका मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया क्या है कि आपका टू मेक इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन हब एंड इन्वेस्टमेंट हब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पावर हाउस। तो ये 7वें के बाद 8वां क्या हो जाएगा, मेक इन इंडिया। ये 2014 में ये स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और 2.0 अब सेकंड नंबर का ये मतलब फेज़ चल रहा है इसका। इसके अंतर्गत टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टू इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। मेक इन इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। टोटल मेक इन इंडिया के अंतर्गत 27 सेक्टर्स की कितने सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था, लगभग मेक इन इंडिया में आपके 27 सेक्टर्स हैं, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस के हैं। क्या है, टोटल 27 सेक्टर्स इसमें इंक्लूड थे। 27 सेक्टर्स में 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 जो नहीं है सर्विसेज के सेक्टर्स थे। नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 2014 का ये स्कीम है मेक इन इंडिया। तो टू मेक इंडिया या ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो सेक्टर्स हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि जो ये लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, तो इसका जो बेस जिस पे ये बनाया जाता है, जो मेन प्लेट होती है जिस पे ये प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, उसको ESDM वगैरह कहते हैं। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लाया गया था एक। 9वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2020 में ये एक्ट पास किया गया, और जो भी इंसॉल्वेंट हैं या बैंक्रप्ट्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर से रिलेटेड हो या डेटर, दोनों के रिलेटेड है, ये लॉ लाया गया था। और उसके अलावा क्या है, टैक्स रिफॉर्म, GST वगैरह भी आया है। क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स एंड GST भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में से इम्प्लीमेंट हो गया। 16 का एक्ट है। और जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रैशनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका LPG है, यानी कि अगर हम बैक में जाएंगे तो हमारे पहले क्या था, LPG था, यानी कि 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उससे पहले यानी 5 साल 7 साल का अगर मेंशन करना होगा तो ये मेंशन करेंगे, ऑल ओवर मेंशन करेंगे तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, 11 नंबर हो जाएगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। तो लेबर कोड था तो हमने मेंशन कर ही दिया। उसके अलावा ई श्रम पोर्टल्स वगैरह भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। क्या है, ई श्रम पोर्टल्स, ई श्रम पोर्टल। इसके अंतर्गत 12 डिजिट का एक श्रम कार्ड्स बनाया जाता है। जो भी लेबरर हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स के, उनको फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट किया जाए। उनकी जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जाए। और पोर्टेबल्स होगा, जो भी वर्कर है एक फैक्ट्री में या किसी सिटी में जॉब करता है, वो दूसरी सिटी में या फैक्ट्री में जब जॉब करने लगे तो जो भी उसका PF है, ESI है, वो सुविधा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसके ऑटोमेटिक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाए। इट इज़ सीडेड विद द आधार। सीडेड विद द आधार मतलब कि आधार से कनेक्ट किया गया। आधार की जो हमारा आई कार्ड है, आधार के बेस पे ही इसका ये ई कार्ड बनता है। ई श्रम पोर्टल से एक कार्ड बनता है, वहाँ पे वर्कर को रजिस्टर किया जाता है ताकि उसको फॉर्मलाइज़ किया जाए। और वो जिस भी फैक्ट्री में टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहेगा तो उसके खाते में जो भी PF है, ESI वगैरह कटा है, वो ऑटोमेटिक उसके खाते में ट्रांसफ़र होता रहेगा। और कंपनियां भी एक तरह से रिस्पांसिबल होंगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। ठीक है, वेज गैप पे जो मिनिमम वेज है वो सारा का सारा पॉलिसी फॉलो होगा। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह भी हो जाएगा इसी में।
अब यहीं पे हम एंड करते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी PYQ से ही रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।